हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड फॉर पीक्यू बसेस। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे जो हमारी पीक्यू बसेस होती हैं उनमें अननोन क्वांटिटीज़ जो होती हैं वोल्टेज और वोल्टेज का एंगल दैट इज़ डेल्टा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गॉस सीडल मेथड से। ठीक है, तो हमने ये देखा था अपने बस क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में कि जो पीक्यू बसेस होते हैं उनमें नोन क्वांटिटीज़ होती हैं पी और क्यू होती हैं, और अननोन क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं वोल्टेज और वोल्टेज का एंगल दैट इज़ डेल्टा। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि किसी बस आई है, कोई ith बस है, उस पर जो करंट इंजेक्ट जो उस पर कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो कुछ इस तरह होता है। फॉर ith बस complex power injected that is SI is equal to VI into II का कंजुगेट, यही था VI into II का कंजुगेट, ठीक, इज इक्वल टू PI माइनस प्लस JQI। यही फार्मूला होता है हमारा किसी भी ith बस पे जो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही है उसके लिए। अगर वोल्टेज और करंट के टर्म्स में है तो ये वाला फार्मूला, अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के टर्म में है तो ये वाला फार्मूला। अब अगर हम S1 का कंजुगेट SI का कंजुगेट लेते हैं तो क्या होगा, VI इंटू VI का कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है, और जो हमारा II है वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। कौन II कंजुगेट पहले से ही है, कंजुगेट का कंजुगेट नॉर्मल वेरिएबल, और अगर इधर देखें तो PI माइनस JQ हो जाएगा, JQI हो जाएगा, क्यों, क्योंकि J कन्वर्ट हो जाएगा माइनस J में, ठीक। तो SI का कंजुगेट हो गया। अब II को अगर हम लोग लिखते हैं इस तरह से कुछ, VI कंजुगेट को नीचे ले जाते हैं, RHS साइड में लेके जाते हैं, PI माइनस JQI, ठीक, अपॉन VI का कंजुगेट, VI का कंजुगेट। अच्छा, ये VI क्या है, VI टोटल क्वांटिटी है, दैट मीन्स VI इज इक्वल टू मॉड ऑफ VI एट द एंगल ऑफ डेल्टा I। जो वोल्टेज है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा VI, ठीक है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब हम ये जानते हैं कि कोई बस है ith, तो उस पर इंजेक्टेड करंट II कैसे लिखी जाती है। इंजेक्टेड करंट जो होती है हमारी II का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये अपने जो पीछे का लेक्चर था स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन वाला उसमें देखा हुआ था। वो कैसे था, II वी नो II करंट इंजेक्टेड एट ith बस, ठीक, वो क्या होता है, सिग्मा ऑफ YIK इंटू VK। के कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, K इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ बसेज हैं, ठीक, नंबर ऑफ बसेज, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है करंट इंजेक्टेड एट ith बस के लिए। अब इस II की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो क्या आएगा, हमें मिलेगा। अच्छा, इसको पहले हम एक्सपेंड कर देते हैं, पहले इसको हम एक्सपेंड करते हैं कि इस समेशन जो है इसको ओपन करते हैं हम लोग, तो क्या आएगा, I1 इंटू V1, ठीक है, K इज इक्वल टू 1 प्लस, अब K इज इक्वल टू 2 के लिए रखेंगे तो YI2 इंटू V2, ठीक है। इसी तरह K इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, YI3 इंटू V3, ठीक। इसी तरह हम आगे जब बढ़ते जाएंगे एक टर्म आएगा जब K इज इक्वल टू I होगा, उस वक्त क्या होगा, YII इंटू VI, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कहाँ तक हमें चलना है, N तक चलना है, YIN और ये VN, ठीक। हमने जो समेशन था उसको हमने ओपन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको और जो हमारी ये क्वांटिटी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इन दोनों को अब हम एक समेशन में दोबारा से लिखेंगे और इसको अलग कर लेंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे अब हम लोग Y समेशन ऑफ YIK प्लस VK
ठीक है। अब के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, के कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। लेकिन क्योंकि हमने कहा हम ये वाला टर्म हटा रहे हैं तो के नॉट इज इक्वल टू आई, एक टर्म हमने इस समेशन से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जो हमने बाहर निकाला उसके लिए ये हमारा इंटू का साइन है, वी आई इंटू वी आई के, वाई आई के इंटू वी के है, ठीक, प्लस अब ये वाला टर्म क्या रहेगा हमारे पास, वाई आई आई इंटू वी आई, ठीक है। अब इसको, ये किसके बराबर है हमारा, ये आई आई के बराबर है। अब इस आई आई की वैल्यू हम यहां पर पुटअप करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ये आई आई की वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी, पी आई माइनस जे क्यू आई अपॉन वी आई का कंजुगेट, ठीक। आई आई को हमारा फॉर्मूला ये होता है, इसको हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद जो आई के इज इक्वल टू आई वाला टर्म था उसको बाहर कर लिया, बाकी को दोबारा समेशन कर दिया, इतना किया हमने। अब आई आई की जो वैल्यू थी इस ऊपर वाले इक्वेशन में हमने पुटअप कर दी, पी आई माइनस जे क्यू आई पान वी आई का कंजुगेट इज इक्वल टू दिस, ठीक। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमें वी आई को एक तरफ करना है, क्योंकि हमें जो अननोन क्वांटिटी हमारी है पी क्यू बस के लिए, पी क्यू बस के लिए अननोन क्वांटिटी क्या होती है, अननोन इज इक्वल टू वी आई, दैट मीन्स वोल्टेज एज वेल एज एंगल डेल्टा। तो हमारा यहाँ पे वी आई क्या है, वोल्टेज और एंगल, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के लिए है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम वी आई को लिखते हैं कुछ इस तरीके से, वी आई इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हमारा एल एच एस में चला जाएगा, एल एच एस में चला जाएगा, और ये वी आई यहाँ पे रह गया। अब इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई आई आई, ठीक है। ब्रैकेट में हमारे पास जो आएगा पी आई माइनस जे क्यू आई अपॉन वी आई का कंजुगेट, ठीक है, वी आई का कंजुगेट माइनस समेशन ऑफ वाई आई के इंटू वी के। अब के कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, के इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, बट के नॉट इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये हमने वी आई की वैल्यू को, वी आई का फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे गॉस सीडल मेथड मिल जाता है, कैसे, ये देखिएगा। हमने गॉस सीडल मेथड में क्या कहा था, जो डिपेंडेंट राशि होती है, मान लीजिए जो x है, फंक्शन एफ एक्स किसके टर्म में होता है, x के ही टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन x को हम x के टर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने कहा था, मान लीजिए tan x इज इक्वल टू 1.5x है, तो हमने ये कहा था गॉस सीडल मेथड में x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan x अपॉन 1.5। जो हमारा x है, मान लीजिए हमारी जो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर अननोन क्वांटिटी है, उसको हम उसी जो हमारा tan x है उसी के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम आइट्रेशन वगैरह करके फिर निकालते थे, वही चीज़ यहाँ पे है। देखिए हमारा जो वी आई है ये अननोन क्वांटिटी है, और यहाँ पे भी वी आई के टर्म में ही लिखा हुआ है। वी आई किसके टर्म में ही लिखा हुआ है, वी आई के ही टर्म में लिखा हुआ है, बाकी सारी क्वांटिटीज तो नोन है। वाई आई हमें मिल जाती है एडमिटेंस मैट्रिक्स से, पी आई जे क्यू आई हमें पी क्यू बस है, इसलिए इसका हमें पी और जे क्यू पद मालूम होगा, और वोल्टेज एटीज बस भी मालूम होगा, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, वी आई मीन्स हमें वी आई को कैलकुलेट करना है पी क्यू बस के लिए, और किसके टर्म में है ये, वाई वी आई के ही टर्म में है। तो यहाँ पे गॉस सीडल मेथड अप्लाई होता है, इस फॉर्मूले से हम गॉस सीडल मेथड को अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कोई मैंने जो समझाया आपको वो समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। इसको और आगे समझने के लिए हम लोग अब एक न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन फॉर ए 3 बस सिस्टम, ये हमारा 3 बस सिस्टम दिया हुआ है, पर यूनिट इम्पिडेंसेज आर गिवन ऑन 100 MVA बेस। जो हमारी पर यूनिट वैल्यूज़ हैं इस ट्रांसमिशन लाइन की -J3 -J4 एंड -J5 है, ठीक है। और एक टेबल दी हुई है जिसपे बस की नंबरिंग की हुई 1 2 3 PG QG PD QD और V और डेल्टा दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें क्या निकालना है, V और डेल्टा को कैलकुलेट करना है, जो हमारी ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं। बस 2 और बस 3 के लिए हमारे यहाँ पे अननोन क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। किसके लिए,
बस 2 और 3 के लिए, वी और डेल्टा के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसमें जो हमारे लोड फ्लो इक्वेशन आए वो इंजेक्टेड पावर के फॉर्म में आए थे, एक्टिव पावर हो चाहे रिएक्टिव पावर हो। तो हम सबसे पहले इंजेक्टेड पावर प्रत्येक बस पे या हर बस पे क्या इंजेक्टेड पावर, चाहे वो एक्टिव पावर हो और चाहे रिएक्टिव पावर हो, क्या मिल रही है उसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, कैसे कैलकुलेशन, जैसे हमने ये देखा था कोई बस है, मान लीजिए यहाँ पे ith बस है या कोई भी बस है, ये ith बस हो गई, ठीक। तो यहाँ पे एक जनरेटर का कनेक्ट है इस बस पे, तो ये जो कॉम्प्लेक्स पावर दे रहा था वो क्या था, Sg इज इक्वल टू Pg प्लस JQg, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई लोकल लोड कनेक्ट था तो ये इस तरह से हमारा जो डिमांड थी लोड की वो थी SD इज इक्वल टू PD प्लस JQD, यही था। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन हमारी कनेक्ट है मान लीजिए, तो जो पावर कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्ट हो रही है ट्रांसमिशन लाइन में वो हम लोग क्या लिख रहे थे, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, या यूँ कर लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग S इज इक्वल टू SG माइनस PG, SG माइनस SD, मीन्स जो जनरेटर से पावर इनपुट हुई इस बस पे और लोड ने जो है ड्रॉ कर ली वो माइनस हो जा रही है, तो कॉम्प्लेक्स पावर इंजेक्टेड बाई ट्रांसमिशन लाइन में क्या आई, SI। तो अगर हम इसको S को लिखेंगे P प्लस JQ के फॉर्म में, ठीक है, S इज इक्वल टू P प्लस JQ, SG हमारा क्या है PG प्लस JQG, और इसी तरीके से SD क्या है हमारा PD माइनस JQD, ठीक है। तो अगर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, P इज इक्वल टू PG माइनस PD और Q इज इक्वल टू QG माइनस QD, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स पावर जो इंजेक्ट हुई हमारी ट्रांसमिशन लाइन में वो हमने निकाली, अब उसका एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर को अलग अलग कर लिया। तो एक्टिव पावर जो हमारी इंजेक्ट हो रही है बस पे ट्रांसमिशन लाइन में वो हो रही है PG माइनस PD, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू QG माइनस QD, ठीक। PG और QG और PD और QD हर बस के लिए दिया हुआ है। तो अब हम लोग P प्रत्येक बस के लिए निकालेंगे, ठीक। जो P निकलेगा हमारा, अगर हम यहाँ पे दो कॉलम और इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, तो P मान लीजिएगा ये होगा हमारा मेगावाट में और Q इज इक्वल टू MVAR, ठीक है, MVAR में होगा। अब ये देखिएगा कि अगर हम फॉर कौन सी बस के लिए, अब हम लोग देखते हैं चूंकि पहली बस पे क्या है ना, हमें PG नहीं पता है, तो हमारी ये भी क्वांटिटी जो P की क्वांटिटी होगी अननोन है। क्यों, क्योंकि अननोन माइनस जीरो P इज इक्वल टू PG माइनस PD, अननोन माइनस जीरो इज इक्वल टू यहाँ अननोन हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये दोनों अननोन हो गए बस 1 के लिए। अब बस 2 के लिए देखते हैं क्या है, PG कितना दिया हुआ है 25 और PD कितना दिया हुआ है 50, तो 25 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 25, ठीक है। बस 2 के लिए क्या हो गया माइनस 25, ठीक। इसी तरीके से अगर हम सेकंड बस के लिए Q निकालते हैं, रिएक्टिव पावर इंजेक्टेड इन एट ith बस, क्या होगा 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा ये माइनस 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं कि थर्ड बस के लिए हम निकालते हैं 0 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 60 और 0 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिला कि हमें P मेगावाट में और Q MVAR में मिल गया, बस, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट सबसे पहले कर लिया क्या कि जो एक्टिव पावर और जो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट हो रही है ट्रांसमिशन में वो कैलकुलेट कर ली मेगावाट में। अब हमें यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ है 100 MVA का बेस दिया हुआ है, ठीक। 100 MVA का बेस जब दिया हुआ है तो हम इसको अब पर यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक। पर यूनिट में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पर यूनिट पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो क्या आएगा P2
पर यूनिट में अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्या मिलेगा हमें, -25/100। बेस कितना है हमारा, यहाँ पे 100 MVA बेस है। तो चूंकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी एडमिटेंसेज ही सारे के सारे पर यूनिट में ही दिए हुए हैं। तो ये हमारा जाएगा -0.25, ठीक है, P2 पर यूनिट। इसी तरीके से Q2 पर यूनिट क्या आ जाएगा, -10/100 मीन्स -0.1, ठीक। अब इसी तरीके से हमारा P3 पर यूनिट क्या आ जाएगा, -60/100, क्लियर है, -0.6, ठीक। इसी तरीके से Q3 पर यूनिट क्या आ जाएगा, -30/100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, -0.3। ये क्लियर है। अब हम इस टेबल को यहाँ पे अलग से पहले लिख लेते हैं। ये जो छोटी सी टेबल बनी है, अब हमारा यहाँ से काम खत्म हो जाता है। इससे ये वाला क्वांटिटीज हमें चाहिए होंगी आगे के लिए। अब हम इसको पर यूनिट पहले तो लिखते हैं टेबल को। जो हमारी टेबल मान लीजिए ऐसी बन रही है, बस नंबरिंग कर दीजिए यहाँ पे, बस P पर यूनिट में है, Q पर यूनिट में, V और ये एंगल डेल्टा, ठीक है। तो बस 1 के लिए हमारे पास क्वांटिटीज क्या हैं, क्योंकि अननोन है, 100 से डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, अननोन ही मिलेगा। ये बस 1, ये बस 2 और ये बस 3, ठीक है। ये हमारी 3 बसेस के लिए हमने एक टेबल बना रहे हैं। तो अननोन क्वांटिटीज हमारी P और Q यहाँ पे हैं, ठीक है। 1.02 इसका वोल्टेज दिया हुआ है एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक। अब P2 पर यूनिट में कितना आ रहा है हमारा, -0.25। Q2 पर यूनिट में कितना आ रहा है, -0.1। और ये दोनों अननोन है बस 2 के लिए, वोल्टेज और एंगल। इसी तरीके से हमारा क्या आ रहा है, -0.6, -0.3, ठीक है। और ये भी अननोन है। तो ये हमारी टेबल तैयार हो जाती है। P पर यूनिट, Q पर यूनिट और V और डेल्टा। हर बस पे हमें ये 4 क्वांटिटी चाहिए होती है। अब हमारी 4 क्वांटिटीज की टेबल तैयार है। अब हम आगे क्या देखते हैं कि इसको मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। MVA बेस हमारा कितना है, MVA बेस इज इक्वल टू 100 MVA, ठीक है। अब हमारा क्या है कि जो हमारी ये टेबल तैयार हुई, अब इस पे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो ये कौन कौन सी बसेस हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या क्या अननोन है, P और Q अननोन है, वोल्टेज और एंगल दिया हुआ है, ठीक। और एंगल कौन सा है, 0 डिग्री, दैट मीन्स रिफरेंस है ये। तो ये हमारी बस जो हो गई वो हो गई रिफरेंस बस, रिफरेंस बस हो गई, ठीक। दूसरे में क्या है हमारे पास, P और Q नोन है, जबकि V और डेल्टा अननोन है। तो ये कौन सी बस हो गई, PQ बस हो गई। इसी तरीके से थर्ड बस भी हमारी P और Q नोन है, जबकि V और डेल्टा हमारा अननोन है, V और डेल्टा हमारा अननोन है। तो ये भी कौन सी बस हो गई, PQ बस हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें इक्वेशन में क्या चाहिए थी, वाई पैरामीटर्स चाहिए होते थे। वाई पैरामीटर्स चाहिए, जो भी हमने इक्वेशन ड्राइव किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें हमें वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या चाहिए था, एक तो P और Q चाहिए था, उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए होता था, वाई पैरामीटर्स के कुछ टर्म्स चाहिए होते थे। तो हम पहले यहाँ पे वाई मैट्रिक्स इस ट्रांसमिशन बस सिस्टम के लिए निकालते हैं। वाई बस क्या होगा, यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो वाई बस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा J, मान लीजिए J को सारे को बाहर कर दीजिए। अब ये यूँ कर लीजिए, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, y11, y12, y13, y21, y22, y23, y31, y32, y33। कितने की बस होगी, 3 × 3 की बस होगी, क्योंकि 3 बस सिस्टम है, 3 बस सिस्टम है, इसलिए ये 3 × 3 की होगी। अब अगर हम
y11, y12, y13 सबकी वैल्यूज़ को अगर हम इससे देखते हुए कैलकुलेट करते हैं तो क्या आती है? सबसे पहले j है सब में, तो j को हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं। ठीक, y11 क्या है? सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस 1। 1 पे जो बस 1 पे जितने भी एडमिटेंस कनेक्ट हैं उन सबका सम। तो इस पे कौन कौन सा कनेक्ट है? -j3 और -j4 मीन्स -j7। j हमने बाहर कर दिया तो ये हो गया -7। ठीक, इसी तरीके से y22 अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल एडमिटेंसेस कनेक्टेड एट बस 2। बस 2 पे जो सारे के सारे एडमिटेंसेस कनेक्ट हैं, बस 2 पे कौन कौन से हैं? -j3 और -j5। तो ये हो जाएगा -8। j हमने बाहर कर दिया है पहले ही। अब y33 की बात करते हैं अगर हम, तो वैसे ही y थर्ड बस पे जितने भी एडमिटेंस कनेक्ट हैं उनका सम अप, -4 -5 इज इक्वल टू -9। ठीक, ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स आ गए। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं। y12 क्या होता है? निगेटिव ऑफ द एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन बस 1 एंड 2। 1 2 का मतलब, और 1 2 और 2 1 बराबर होता है। क्यों? क्योंकि चाहे 1 2 से ले लीजिए, 1 और 2 के बीच में जो कनेक्ट है वो कितना है? -j3 है। 2 और 1 के बीच में जो कनेक्ट है वो भी -j3 है। तो सेम वैल्यू है, ये हमने देखा है अपने y मैट्रिक्स बनाते समय। तो y12 क्या होगा? y21 क्या होगा? जो एडमिटेंस कनेक्ट है उसका निगेटिव, यहाँ पे कितना कनेक्ट है? -j3, तो इसका निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और ये भी 3। इसी तरीके से y13 और y31 क्या होगा? y13 और y31 के बीच में कौन सा है? -j4। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा। निगेटिव साइन मीन्स साइन यहाँ पे चेंज हो गया, पहले निगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से y23 और y32 क्या है? -j5 का -5 j5, तो ये भी हमारा 5 हो गया। ये हमारी बस एडमिटेंस मैट्रिक्स तैयार हो जाती है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस वाली एडमिटेंस मैट्रिक्स को भी यहाँ पे लिख लेते हैं। j y बस इज इक्वल टू j -7 3 4 3 -8 5 4 5 और -9। ये हमने y बस भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अब यहाँ से हमारा गॉस सीडल मेथड शुरू होता है, कहानी अब शुरू होती है। ठीक है, क्या है? अभी हमने क्या निकाला है? हमें निकालना क्या है? वोल्टेज और एंगल निकालना है PQ बसेस के। तो जो अभी हमने इक्वेशन क्या निकाला था VI के लिए, वो क्या निकाला था? फॉर ith बस अभी हमने इक्वेशन जो निकाला था वो था हमारा VI इज इक्वल टू 1/y PI माइनस JQI अपॉन VI का कंजुगेट माइनस सिग्मा ऑफ YIK इंटू VK। ठीक है, के कहाँ से कहाँ तक वही गया था? k इज इक्वल टू 1 से लेकर k इज इक्वल टू n, बट नॉट k इज इक्वल टू I। ये था हमारा, यही हमने इक्वेशन अपना निकाला था। ठीक है, अब यही इक्वेशन से हमें निकालना है v और डेल्टा को। ठीक, तो अगर हम फॉर सेकंड बस अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या होगा? I की जगह पे 2 आ जाएगा। फॉर सेकेंड बस I इज इक्वल टू 2। ठीक, हमें सेकेंड बस के लिए तो चाहिए P और Q चाहिए, तो हम पहले सेकेंड और थर्ड दोनों के लिए चाहिए हमें। तो सेकेंड बस के लिए I इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो VI इज इक्वल टू 1/YII। ठीक है, PI माइनस JQI अपॉन, अब यहाँ पे देखिएगा हमने I इज इक्वल टू 2 लिख दिया है ना, तो पहले तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, y 2 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा V2। ठीक है, यही से P2 माइनस JQ2। ठीक है, अब I यहाँ पे V2 है तो V2 का कंजुगेट। क्लियर? आगे अब हम यहाँ पे सिग्मा को ओपन करते हैं, k इज इक्वल टू 1
से लेकर k इक्वल टू n तक बसेस कितनी है हमारी यहाँ पे है, n इज इक्वल टू 3 है, तो k इज इक्वल टू 1 और 3 लिखा जाए। क्यों? क्योंकि k इज नॉट इक्वल टू i और i हमने क्या लिया है 2, तो k नॉट इज इक्वल टू 2 वाला टर्म्स यहाँ नहीं रखा जाएगा। हम इसको जब ओपन करेंगे तो आएगा हमारे पास y2 k इज इक्वल टू 1 लिखिए पहले, y21 v1 क्लियर है, माइनस y23 और ये v3, यही तो आएगा हमारा बस सेकंड के लिए। भाई y22 वाला टर्म नहीं है क्योंकि हमारा k इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू आई है और आई हमने क्या रखा है 2 सेकेंड बस के लिए, तो सेकेंड बस के लिए हमारा वोल्टेज ये आ गया। अब इसी तरीके से हम जब एक्सपेंड करेंगे V3 को भी एक्सपेंड करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। अब हमें अगर V2 को कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बात ये आती है। V2 है किसके टर्म में, V2 के टर्म में है, लेकिन अब यहाँ पे आता है कि हमें गॉस सीडल मेथड में क्या चाहिए होता था, इनिशियल गेस, इनिशियल कंडीशन या इनिशियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे V2 का इनिशियल सोल्यूशन क्या होगा, ये है क्वेश्चन, ठीक। तो इसको समझने के लिए अब एक समझिए, बस मान लीजिए 3 बसेस सिस्टम है, 3 बसेस सिस्टम में से इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है, सपोज करिएगा कि अभी जैसे इन्होंने सिंपल कह दिया कि यहाँ ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट है और ये कनेक्ट है, सपोज करिएगा बस 1, 2 और 3 के बीच में। तो अगर भाई ये अगर कोई यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं लगा हुआ है तो जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, वही वोल्टेज रेटिंग यहीं पे होगी, ठीक है। लेकिन सपोज करिएगा अगर हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा भी देते हैं, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, हर दोनों एंड पे ट्रांसफार्मर लग गए प्रत्येक बस पे, सपोज करिएगा ये अगर हमारी 11 kV की लाइन है, 11 kV की बस है सॉरी, और ये हमारी 66 kV की बस है और ये 110 kV की बस है, ठीक। हर बस की वोल्टेज रेटिंग अपनी है, चाहे वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, हमने यहाँ पे अलग माना हुआ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लग रहा है वो क्या लग रहा है, इस ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग क्या होगी 11 kV अपॉन, सपोज करिएगा ये ट्रांसमिशन लाइन हमारी 33 kV की है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा 33 kV, ठीक। अब यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा 33 अपॉन 66, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग क्या है 66, इसकी भी हमारी 33 kV की लाइन जा रही है अपॉन 33, और यहाँ पे क्या होगा 33 अपॉन 110, ये भी 33 kV की लाइन है सपोज दैट, तो ये क्या हो जाएगा 11/33 और ये 33/110, ये वोल्टेज रेटिंग होंगी सारी ट्रांसफार्मर की। ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि अगर इस बस की अगर नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग ली जाए तो अलग अलग है, 11 kV, 66 kV और 110 kV। नॉर्मल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में हम क्या देखते हैं, हमारा ये मतलब होता है, हमारी ये कोशिश होती है कि जो वोल्टेज रेटिंग इस बस का है वो वोल्टेज उस पर बना रहे, चाहे 11 kV का है तो उस पर वोल्टेज 11 kV बना रहे। हम उतना वोल्टेज ड्रॉप अलाउ करते हैं जितना कि परमिसिबल रेंज के अंदर हो, ये नहीं कि हमारा 11 kV का 9 kV पे वर्क कर रहा है या 66 का 60 kV पे वर्क कर, तो ये सारी चीज़ें हम मतलब ये हमारी आइडियल कंडीशन है कि हम रेटेड वोल्टेज पे प्रत्येक बस को चलाएं, ठीक। अब बात आती है पर यूनिट सिस्टम की। अगर सपोज करिए ये वाला सेक्शन देखिएगा, ये जो बस 11 के वाली बस का वो सेक्शन है, तो इसमें हमारा बेस वैल्यू क्या लेंगे हम, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जब हम ट्रांसफार्मर लगा होता है कि सिस्टम में और उसकी बेस वैल्यू हमें चूज़ करनी होती है, तो हम किस तरह चूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से, जो रेटिंग उसके ट्रांसफार्मर की जिस साइड में उस साइड में उसका अमूमन हम ले लेते हैं, जो नॉर्मली हम लोग वही वोल्टेज रेटिंग ले लेते हैं। यहाँ 11 kV, यहाँ पे 11 kV इस साइड का वोल्टेज, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज बेस जो आएगा वो आएगा 11 kV इस सेक्शन के लिए। और इस सेक्शन की अगर हम बात करें ऐसे ही तो ये हमारा वोल्टेज बेस आया यहाँ पे आएगा 66 kV, ठीक। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं यही चीज़ तो यहाँ पे क्या आएगा वोल्टेज बेस 110 kV, क्लियर है।
वोल्टेज बेस रेटिंग हम ऐसे ही कैलकुलेट चूज करते हैं जैसे हमारी ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग। क्यों? ताकि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो बेस वोल्टेज और नॉर्मल वोल्टेज दोनों के केस में सेम हो, वही रिलेशनशिप फॉलो कर रहा हो जो बेस वोल्टेज दोनों साइड का है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि नॉर्मल वोल्टेज फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अपने पर यूनिट वाले लेक्चर में कवर की हुई है, वहां से आप लोग इसको रिफर कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम पर यूनिट वैल्यू इस बस पे निकालते हैं तो क्या आएगी? यहां पे अगर हमारी बस आ गई V1 पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। V1 पर यूनिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 11/11 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम लोग V2 पर यूनिट निकालें तो क्या आएगा? यही आएगा 66/66 इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। यही इसी हिसाब से अगर V3 पर यूनिट निकालें तो क्या आएगा? 110/110 इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। इससे हमें देखिए फायदा क्या हुआ पर यूनिट में कि हमें प्रत्येक बस पे हमें वोल्टेज जो चाहिए 1 पर यूनिट का चाहिए। जो हमारी स्टैंडर्ड मतलब आइडियल कंडीशन में हमें क्या चाहिए? नॉर्मल कंडीशन में तो हमें ये चाहिए था कि अलग अलग वोल्टेज रेटिंग थी हर बस की, तो अलग अलग वोल्टेज चाहिए। लेकिन हमें अगर पर यूनिट में अगर हम देखते हैं तो हमें सिंपल सा हमारा आइडियल कंडीशन क्या आती है या गुड इनिशियल गेस क्या आता है कि हमारे पास जो वोल्टेज की रेटिंग है, जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है प्रत्येक बस पे, वो क्या होना चाहिए? 1 पर यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक, तो इनिशियल गेस इस कंडीशन में हम प्रत्येक बस पे क्या लेंगे? V इज इक्वल टू 1 पर यूनिट। ठीक, अब बात आती है कि हमने ये कहा, अच्छा V क्या है? ये अभी इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक, अब बात हमारी ये आती है कि ये किस कंडीशन में हमारा लोड फ्लो इक्वेशन जो है वो कब अप्लाई होगा? ये गॉस सीडल मेथड या इनिशियल गेस कब सही है? इनिशियल गेस यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 1 पर यूनिट का इनिशियल गेस, जो हमारी आइडियल कंडीशन है उसी के आसपास हमारा रिजल्ट होना चाहिए। जो वोल्टेज है हम इससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर पाएंगे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप इतना हो कि 1 पर यूनिट से काफ़ी कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, जो भी अगर वोल्टेज राइज हो रहा है बस पे तो। ठीक है, तो लेकिन ये किस कंडीशन में? ये नॉर्मल कंडीशन में है। अगर हमारा सिस्टम स्टेबल है और नॉर्मली चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में अब कंसीडर करिए अगर सपोज दैट यहाँ पे कहीं पे फॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा? इस बस पे कहीं पे फॉल्ट हो गया या यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफार्मर की साइड में फॉल्ट हुआ तो क्या होगा? वोल्टेज डाउन हो जाता है तुरंत। ठीक, वोल्टेज डाउन से क्या हुआ? पर यूनिट वैल्यूज हमारी 1 से काफ़ी नीचे आ जाती है। मतलब जो हमारा नॉर्मली जो होता है 0.2 पर यूनिट, 0.3 पर यूनिट के आसपास आ जाती है, जैसे भी वो फॉल्ट की वो होती है। मतलब फॉल्ट का जैसा भी होता है, ये हम फॉल्ट एनालिसिस में पढ़ेंगे, फॉल्ट एनालिसिस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए बस कि जब हमारा वोल्टेज, जब हमारा फॉल्ट होता है किसी बस पे या किसी बस सेक्शन में, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। जब ड्रॉप कर जाता है तो हमारा जो इनिशियल गेस है, जो हमें ये चाहिए कि 1 पर यूनिट के आसपास हमें उसका जो हमारा बस पे वोल्टेज है मैग्नीट्यूड पर यूनिट में, वो 1 पर यूनिट के आसपास है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन फॉल्ट कंडीशन में ये हमें नहीं मिलता है, तो हमारे यहाँ पे लोड फ्लो फेल हो जाता है। ठीक, तो लोड फ्लो वहीं पे अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा नॉर्मल कंडीशन है, कोई फॉल्ट नहीं है बस सेक्शन में, तभी हमारा लोड फ्लो इक्वेशन नॉर्मल कंडीशन में अप्लाई होता है। ये चीज़ हमने लोड फ्लो, जब हम इक्वेशन स्टैटिक लोड फ्लो इक्वेशन निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था स्टैटिक एंड नॉर्मल कंडीशन लोड फ्लो स्टडी विल बी अप्लाइड व्हेन द सिस्टम इज स्टेबल एज वेल एज नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल का मतलब ये होगा फॉल्ट वगैरह नहीं है। तो ये हमारा इनिशियल गेस 1 पर यूनिट का हुआ, इसलिए यहाँ पे अगर इनिशियल गेस 1 पर यूनिट है तो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तभी हमारा लोड फ्लो वाला स्टडी काम करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या आई? अभी हमने कहा स्टेबल कंडीशन एज वेल नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन तो ये हो गई कि फॉल्ट वगैरह नहीं है, नॉर्मल कंडीशन सिस्टम ऑपरेट कर। अब स्टेबल कंडीशन क्या होती है? तो हम ये स्टेबिलिटी वाले इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो डेल्टा है उसकी वैल्यू को हम लोग 0 डिग्री के आसपास कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखते हैं। तो उसकी आइडियल कंडीशन जो होती है 0 डिग्री होती है। तो इस पे हमारा जो आइडियल कंडीशन होती है 0 डिग्री होती है। ठीक,
ये हम स्टेबिलिटी वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी का जब चैप्टर हम आगे देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर जब डायनेमिक कंडीशन होती है, मीन्स रोटर फेल हो गया या कुछ भी होगा, डायनेमिक कंडीशन में ये एंगल बहुत तेज़ भागता है, मतलब बहुत तेज़ बढ़ता है, तो वो कभी कभी 90 डिग्री के आसपास भी पहुंच जाता है, तो वहाँ पे सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा लोड फ्लो नहीं अप्लाई होगा। ठीक, वो लोड फ्लो नहीं अप्लाई होगा, लोड फ्लो स्टडी नहीं अप्लाई होगी। ठीक, तो हमें क्या मिला कि अगर हमें लोड फ्लो स्टडी को आगे बढ़ाना है या लोड फ्लो इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो नॉर्मल और स्टेबल कंडीशन होना ज़रूरी है। उस कंडीशन में जो हमारा आइडियल या इनिशियल गेस होता है, बसेस के लिए वोल्टेज मैग्नीट्यूड पे 1/पर यूनिट होता है और वोल्टेज के एंगल 0 डिग्री पे होता है। ठीक, तो ये हमें इनिशियल गेस मिल गया, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। V2 इनिशियल गेस है हमारा, तो 0 इज इक्वल टू V3 0 इज इक्वल टू कितना आया 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इसको इरेज करते हैं। अब हमारा जो हमने अभी वोल्टेज निकाला बस 2 पे, उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला अभी, V2 इज इक्वल टू 1/Y22 P2 माइनस JQ2 अपॉन V2 का कंजुगेट माइनस Y21 V1 माइनस Y23 V3। अभी यही अभी फार्मूला भी हमने देखा बस 2 के लिए वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, फर्स्ट आइट्रेशन जैसे लोड फ्लो स्टडी में अभी हमने गॉस सीडल मेथड में पढ़ा था, इसके पीछे लेक्चर में फर्स्ट आइट्रेशन के लिए क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, V21 Y22 है, ये P2 JQ2 की हमारी वैल्यू मालूम है। अब V2 ये कौन सा V2 होगा, V2 अभी हमें कौन सी वैल्यू मालूम है, V2 0 की वैल्यू मालूम है, इनिशियल गेस है मालूम है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0। ठीक, और V1 में इसमें भी V1 कितना दिया हुआ है अभी हमारा, ये दिया हुआ 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री दिया हुआ है इसमें V1, कोई बात नहीं है। V3 में क्या है, हमें इनिशियल गेस क्या है हमारा 1 एट द एंगल ऑफ 0, मीन्स ये भी 0 है। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्लियर है कि जो V2 को अगर हम फर्स्ट आइट्रेशन में कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे हमारी प्रीवियस वैल्यू है इनिशियल गेस, पहले क्या हमें मालूम है वो है हमारा 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री V2 के लिए। V1 हमें पहले से ही दिया हुआ है, V3 हमारा इनिशियल गेस क्या है 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ये चीज़ हमने लिख दी। अब सारी वैल्यूज को पुटअप करते हैं हम लोग इसमें, तो V2 1 इज इक्वल टू 1/Y22 कितना है, Y22 माइनस J8 P2 माइनस JQ2 कितना है, P2 कितना है हमारा -0.25 -0.25। ठीक है, माइनस JQ2 कितना है हमारा -0.1 0.1। ठीक है, अपॉन V2 0 कितना है 1 एट द एंगल ऑफ 0 1 एट द एंगल ऑफ 0 माइनस Y21 कितना है हमारा Y21 J3 इंटू V1 कितना है, V1 देखिएगा 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से Y23 कितना है हमारा Y23, ये Y23 कितना है J5 इंटू V30 कितना है 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक,
यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को पुटअप कर दिया। y22 यहाँ से उठाया, p2 और jq2 यहाँ से उठाया, v20 ये लिया, y21 इससे लिया, v1 हमें दिया हुआ है, y23 यहाँ से लिया, v3 यहाँ से लिया। ठीक है, v3 की वैल्यू क्या कि 0 था आइट्रेशन वाली, जो मतलब जो हमारी इनिशियल वैल्यू है उसको रखी है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आता है 0.995 एट द एंगल ऑफ -1.8 डिग्री। ठीक, ये हमें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा। V21 फर्स्ट आइट्रेशन पे हमें ये मिला। ठीक, अब V21 हमें फर्स्ट आइट्रेशन मिल गया। अब हम फर्स्ट आइट्रेशन पे V31 की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, V21 कितना मिला, 0.995 एट द एंगल ऑफ -1.8 डिग्री। ठीक, अब हम V31 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन अगर हम V3 के लिए लिखेंगे यहाँ पे, V3 ये कितना हो गया, y33 V30। ठीक, V30 21 ठीक है, और V1 यहाँ पे i = 3 नहीं होगा तो क्या होगा, 3 है ना, y31 ही होगा, y31। ठीक, क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आई थी वो आएगी हमारी, समझिएगा, नहीं समझ पाने फिर से करते हैं। अच्छा, एक बार V3 की वैल्यू क्या होगी, y33 1/y3 p3 माइनस jq3। क्लियर है, V3 का कंजुगेट। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, y31। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, V1। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y32 और ये V2। क्यों, क्योंकि i की वैल्यू हमें यहाँ पे i = क्या है, 2 है, तो k नॉट इज i की वैल्यू 3 है, सॉरी थर्ड बस के लिए ना, तो k नॉट इज इक्वल टू थर्ड, k नॉट इज इक्वल टू 3, तो हमारा 3 वाला V3 वाला इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज को आप रखिए, जो हमारी वैल्यूज हैं y33 क्या होगी, 1/y। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि देखिए फर्स्ट आइट्रेशन में हम निकाल रहे हैं, V3 की हमें इनिशियल गेस क्या मालूम है, 0 ही मालूम है, V1 हमें दिया हुआ है। अब V2 की बारी आ रही है, यहाँ पे V2 को हम क्या रखेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, एक V20 है और एक V21 है। बताइए क्या रखेंगे इसमें, इसमें हम जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी उसको रखेंगे। क्यों, फास्ट कन्वर्जेंस के लिए, ताकि जल्दी से जल्द हम अपने आइट्रेशन हमारे कम हो जाए और अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ जल्द से जल्द मूव करें। तो यहाँ पे V20 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास V21 की फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो वैल्यू आई है V2 पे, बस 2 पे जो वोल्टेज की वैल्यू आई है वो ज़्यादा एक्यूरेट है बनिस्बत की इस वाले से, तो हम ज़्यादा एक्यूरेट उस टाइम पे, उस वक्त पे V2 के लिए जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है वो लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे जरा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आ जाएगा 1। यही क्रूशियल पॉइंट है। अगर हमें V3 को फर्स्ट आइट्रेशन निकाल रहे हैं तो हमें यह नहीं करना है कि V2 की 0 वाली वैल्यू को लेना है, हमें V2 की उस वैल्यू को लेना है जो मोस्ट एक्यूरेट हो। इस टाइम पे हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, इनमें से कौन सी मोस्ट एक्यूरेट है, ये वाली V21, क्योंकि हमने इसे फर्स्ट आइट्रेशन के बाद लिया है। ठीक, अब इसकी वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं। y33 कितना है, 1/- -j9। ठीक है, P3 कितना है, -0.6 -j, Q3 कितना है,
0.3, ठीक है, अपॉन V3 0 कितना है, 1 एट द एंगल ऑफ 0, 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक, माइनस Y31 कितना है, Y31 J4 इंटू V1 कितना है, 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, ठीक। V32 कितना है, ठीक है, J5 इंटू V21 फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या मिला है, V2 1.995 एट द एंगल ऑफ -1.8 डिग्री, ठीक है, ये हमें मिल गया, सारी वैल्यूज मिल गई। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो हमें क्या मिलेगा, 0.976 एट द एंगल ऑफ -5 डिग्री, ठीक, तो हमें ये मिलेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें V31 की जो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमें वैल्यू मिली V31 की, वो हमें ये मिली। अब इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, V31 कितना आ रहा है, 0.976 एट द एंगल ऑफ -5 डिग्री, ये हमारा रिजल्ट आएगा। हो सकता है मेरे कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हो, उसे देख लीजिएगा, ठीक, लेकिन होगी नहीं। 0.976 एट द एंगल ऑफ -5 डिग्री। अब सेकेंड आइट्रेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड आइट्रेशन की तरफ हम जब बढ़ेंगे, फॉर सेकेंड आइट्रेशन V2 के लिए फिर से करते हैं हम लोग, फॉर सेकेंड आइट्रेशन 1/Y22 उसी तरीके से P2 माइनस JQ2, ठीक, अपॉन V2 का कंजुगेट माइनस Y, I इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, ठीक, तो क्या था हमारे पास Y I K इंटू वी के नॉट इज इक्वल टू I एंड K इज इक्वल टू 1 अप टू कहाँ तक n तक। तो इसी हिसाब से रखिएगा यहाँ पे Y2 1 और ये V1, ठीक। इसी तरीके से Y22 वाला टर्म नहीं आएगा, Y23 वाला टर्म आएगा और ये V3 इस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें V1 की वैल्यू तो दी हुई है, V2 और V3 इसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज रखी जाएंगी। सेकेंड आइट्रेशन का केस है, V2 के लिए अब यहाँ पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, देखिएगा यहाँ पे दो वैल्यूज हमें मालूम है। मोस्ट एक्यूरेट इन दोनों में से कौन सी है, नीचे वाली है, क्योंकि हमने फर्स्ट आइट्रेशन के वजह से मिली है हमें, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे V2 1 वाली, ठीक। V1 तो हमें पहले ही दिया हुआ ऑलरेडी। V3 की बात करते हैं अब। V3 में हम V3 0 वाली वैल्यू रखेंगे या V3 1 वाली वैल्यू रखेंगे, सीधी सी बात है, जो भी उस टाइम पे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास हो उसको हम रखेंगे। तो अभी ये ज़्यादा एक्यूरेट है या फिर ये ज़्यादा एक्यूरेट है, सीधी सी बात है, ये वाली ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट आइट्रेशन के बाद हमने इसे निकाला है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, V3 1 वाली वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब हम जब इसको रखेंगे इनकी वैल्यूज़ को, तो Y22 कितना आया 1/-J8, ठीक। P2 कितना है -0.25 माइनस JQ2 कितना है -0.1 अपॉन V2 1 वाली वैल्यू फर्स्ट आइट्रेशन का, तो वैल्यू क्या है पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे 0.995 एट द एंगल ऑफ कितना है ये -1.8। यहाँ पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कंजुगेट है,
तो ये एंगल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, एंगल का साइन चेंज हो जाएगा, किसकी वजह से, कंजुगेट की वजह से। ठीक है, अब y21 कितना है, J3 इंटू V1 कितना है, V1 की कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, ये दी हुई पहले ही 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। y23 कितना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, J5 इंटू V31 की वैल्यू कितना है, 0.976 एट द एंगल ऑफ -5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी हमने सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, 0.962 एट द एंगल ऑफ, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा ये एट द एंगल ऑफ -6.67 डिग्री। ये हमें V2 की वैल्यू मिली किसके बाद, सेकेंड आइट्रेशन के बाद। अब हम इसको यहाँ पे और लिख लेते हैं, V2 सेकेंड आइट्रेशन के बाद हमें जो मिली वैल्यू वो क्या मिली, 0.962 एट द एंगल ऑफ -6.7 डिग्री। ये है। इसी तरीके से अगर हम V3 के लिए अब निकालेंगे तो सेम यही होगा, V3 वहाँ पे आएगा, V2 की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मिली हमें ये वाली रख लेंगे, V22 की, V3 की कौन सी लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे। इसी तरह हम आइट्रेशन करते जाएंगे, तो जहाँ पे जितने आइट्रेशन के बाद हमें रिजल्ट चाहिए होगा वो रिजल्ट हम ले लेंगे। जनरली फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या वैल्यू है वो पूछता है, सेकंड आइट्रेशन के बाद क्या वैल्यू है वो पूछता है, या फिर कहीं नहीं है तो कहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पे हमारी वैल्यूज कन्वर्ज होंगी। 0.9 देखिए ये वैल्यूज हमारी भी घट रही हैं, जहाँ पे ये वैल्यूज हमारी कन्वर्ज होंगी आपस में मिलेंगी, वही हमारा रिजल्ट होगा। अच्छा, अब हम एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, एक्सेलरेशन फैक्टर। एक्सेलरेशन फैक्टर एक टर्म आता है गॉस सीडल मेथड में, वो क्या चीज होता है, अभी हमने जो निकाला V21 को निकाला, जब हम इसको क्या लिख सकते हैं, V21 इज इक्वल टू V20 प्लस V21 माइनस V20, ये लिख सकते हैं। V20 कैंसिल, दोनों LHS इक्वल टू RHS। ठीक, अब एक टर्म आता है एक्सेलरेशन फैक्टर। जब हमारी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें से हम जब प्रैक्टिकल के हिसाब से निकालते हैं तो एक्सेलरेशन प्रैक्टिकल होता है, ऑप्टिमम एक्सेलरेशन फैक्टर जब आता है तो वो आता है हमारा, उसे हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन फैक्टर अल्फा इज इक्वल टू 1.6, ये आता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है, मान लीजिए 5 आइट्रेशन के बाद सोल्यूशन मिल रहा है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो वो हमें थर्ड आइट्रेशन के बाद या सेकेंड आइट्रेशन के बाद ही मिल जाता है। ये फैक्टर जो आता है 1.66, इसको हम लेते हैं, ये हमारा ऑप्टिमम एक्सेलरेशन फैक्टर, ऑप्टिमम एक्सेलरेशन का एक्सपेरिमेंट होता है, उससे ये सब निकलता है। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि अल्फा की वैल्यू 1.6 होती है। अगर नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में कुछ और दी है तो वो लेके चलते हैं, अगर नहीं दी हुई है तो 1.6 लेके चलते हैं। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, हमने अभी विदाउट एक्सेलरेशन अपनी सारी कैलकुलेशन करी, V21 को निकाला, फिर V31 को निकाला, फिर V22 को निकाला, ये सारी हमने विदाउट एक्सेलरेशन करी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 है। ठीक, अगर हम एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज करते हैं तो यहां पे 1 की जगह पे आएगा अल्फा, और इसे हम कहेंगे V2 एक्सेलरेटेड। ये हमारा होता है एक्सेलरेशन फैक्टर, V2 एक्सेलरेटेड, 1 की जगह पे हमारा आ जाता है अल्फा।
ये चीज़ होता है हमारा एक्सेलरेटेड वैल्यू। मीन्स हमने जो V21 निकाली थी पहले अभी तक विदाउट एक्सेलरेशन निकाली थी, अब हम V21 जो निकालेंगे एक्सेलरेशन के साथ निकालेंगे, एक्सेलरेशन फैक्टर के साथ निकालेंगे, तब क्या आएगा ये देखते हैं हम लोग। जो हमारा V21 निकाले अभी हम, ठीक है, V21 हमने पहले आइट्रेशन के बाद निकाल लिया था, ठीक। अब हमें V2 एक्सेलरेटेड निकालेंगे। पहले अगर देखिए नॉर्मली हम चल रहे हैं तो यहाँ ये सारे आइट्रेशन लगातार होते चले जाएंगे, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेटेड फैक्टर के साथ हमें कैलकुलेशन करनी है तब कैसे करेंगे, तब हम सबसे पहले V2 के लिए फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू निकालें। तो हमने फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू निकाला, उसके बाद हम V2 एक्सेलरेटेड की वैल्यू निकालेंगे। किसके लिए? फर्स्ट आइट्रेशन पे ही। पहले नॉर्मल कंडीशन निकाला, फिर हम V2 एक्सेलरेट कर देंगे, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, कन्वर्जेंस की स्पीड को बढ़ा देंगे। तो वो हम वैल्यू पहले यहाँ पे अब निकालेंगे। तो हमारा V2 0 क्या था? 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री प्लस 1.6। V21 कितना है ना हमारा? 0.995 एट द एंगल ऑफ माइनस 1.8 डिग्री, और ये 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री ये है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? समझ में आएगी नहीं बात? पहले ये समझिएगा कि एक्सेलरेशन फैक्टर यूज़ क्यों हो रहा है। यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि जल्द से जल्द हमारा कन्वर्जेंस तेज़ हो जाए और हम आइट्रेशन हमारे कम हो जाएं और हम अपनी जो हमारा रिजल्ट है वहाँ तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, इसलिए हम एक्सेलरेशन फैक्टर का यूज़ करते हैं गॉस सीडल मेथड में, ठीक। प्रोसीजर क्या है? पहले हम एक बस के लिए फर्स्ट आइट्रेशन के बाद वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सेलरेट कर देंगे, फिर नॉर्मल कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेट कर देंगे, यही होगा। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.987 एट द एंगल ऑफ माइनस 2.9 डिग्री। ये हमारा आएगा V21 एक्सेलरेटेड वैल्यू, ठीक है। जब अब आएगा ये V21 एक्सेलरेटेड वैल्यू। अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं V21 एक्सेलरेटेड क्या आया? 0.987 एट द एंगल ऑफ माइनस 2.9 डिग्री। ये हमें अब मिल गई V21 एक्सेलरेटेड की वैल्यू। अब हम जब V21 एक्सेलरेटेड निकालिए उसके बाद अब नॉर्मल कंडीशन से फिर से हम निकालेंगे V31, लेकिन वहाँ पे क्या लेंगे? जब हम V31 निकाल रहे थे, ध्यान करिएगा, तो हम लोग वहाँ पे V2 की वैल्यू क्या ले रहे थे? ये वाली वैल्यू ले रहे थे जो हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू मिल रही थी। लेकिन अब हमने एक्सेलरेट कर दिया इसे, तो हमारी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। तो हम इसे V31 देंगे इस तरह से। जैसे हमने क्या लिखा था? V3 जो हमने निकाला तो क्या निकाला? 1/y33, यही था, ठीक। 1/, इसे अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, दोबारा वही प्रोसीजर रिपीट हो रहा है। V31 क्या आएगा? 1/y22 P3 माइनस JQ3 अपॉन V3 का कंजुगेट, ठीक, माइनस y क्या था हमारे पास? k इज इक्वल टू 1 से लेकर y i k इंटू वी के नॉट इज इक्वल टू i के n, ठीक। तो हमारे पास 3 कौन, अभी i क्या है? 3 है, तो क्या आ जाएगा? y31 और ये v1 ये। फिर उसके बाद k इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स k इज नॉट इक्वल टू 2, तो k नॉट इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, तो y32 वाली वैल्यू आ गई है और ये v2 की वैल्यू आ गई, ये है, ठीक। अगर कभी आपको ये फॉर्मूला यहाँ से एक्सपेंशन का नहीं आ जाता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है यहाँ पे कौन सी वैल्यूज रखी जाएंगी? V31 को हमें निकालना है फर्स्ट आइट्रेशन के बाद। समझिएगा, पहले हमने V31 निकाला था कब? जब हमने एक्सेलरेट नहीं किया था रिजल्ट को, अपने V2 को एक्सेलरेट नहीं किया था। अब हम कब निकाल रहे हैं? फर्स्ट आइट्रेशन पे, जब हमने V2 को एक्सेलरेट कर दिया है। तो इस वक्त हमारे पास V3 की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? देखिएगा,
V3 के हमारे पास दो वैल्यूज अभी हैं, एक ये है, एक यही है। अभी हम फर्स्ट आइट्रेशन ही कर रहे हैं, अभी हम इसको आप भूल जाइए क्योंकि हमने नॉर्मल कंडीशन निकाला है। अब हम निकाल रहे हैं किस पे, एक्सेलरेटेड वैल्यू के साथ। तो अभी हमारे पास V3 की 0 वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर हाँ, अब V1 हमारा दिया हुआ है, V2 के लिए कौन सी वैल्यू लेंगे, सवाल यहाँ पे उठता है। इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए V2 हमें 0 भी है, V2 1 भी है हमारे पास, और V2 1 एक्सेलरेटेड भी है। जवाब वही एक है, कौन सी वैल्यू, जो उस वक्त सबसे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो। मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है इसमें तीनों में, एक्सेलरेट कर दी हमने, तो ये वाली वैल्यू हमारी मोस्ट एक्यूरेट हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, V2 1, और कौन सी, एक्सेलरेटेड वाली, ये वाली वैल्यू अब रखी जाएगी। पर पुराने वाले में हमने क्या किया था, जब इसको हम कैलकुलेट कर रहे थे तो क्या किया था, यहाँ पे V2 1 ये वाली वैल्यू ली थी। तो अब हमारा कन्वर्जेंस तेज हो गया, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आइट्रेशन हमारे कम हो जाएंगे। जब हम इसको सारी वैल्यूज को रखेंगे तो आएगा हमारा y, ये हमारा 33 है ना, 33 y33, सॉरी फॉर दैट, y33 क्या है, -j9 P3 -0.6 j Q3 कितना है, -0.3, ठीक है। V3 0 की वैल्यू ले रहे हैं अभी हम 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। Y31 कितना है, ये है J4। V1 कितना है, V1 देखिए, V1 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 1.02 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। Y32 कितना है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, J5। Y2 एक्सेलरेटेड कितना है, 1, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो एक्सेलरेटेड वैल्यू आई है वो कौन सी है, 0.987। यहाँ पे इसे मैं इससे लिख दे रहा हूँ, 0.987 एट द एंगल ऑफ -2.9 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देने वाली बस बात है कि हमने जब शुरुआत पहले किया, इसके पहले जब हमने V31 निकाला तो हम V2 की नॉर्मल वाली वैल्यू ले रहे थे, कौन सी, जो हमें फर्स्ट आइट्रेशन के बाद आई थी। लेकिन अब जब ले रहे हैं तो हमें एक्सेलरेटेड के साथ जब ले रहे हैं, हमें मतलब जब हमने एक्सेलरेट कर दिया है रिजल्ट को, तो V2 1 को एक्सेलरेट कर दिया, तो उस वक्त हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट आ गया है ये वाला, उसी की वैल्यू हम यहाँ पे। तो सीधा सा नियम है कि अगर जो हमें इनिशियल गेस ले रहे हैं, जो हम इनिशियल गेस ले रहे हैं, जहाँ पे हैं, जिस आइट्रेशन पे हैं, उस वक्त हमारे पास उस वेरिएबल के लिए मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, उसी को ले लेंगे। सीधी सी बात ये है। कुल मिला के कई सारे रिजल्ट बनते हैं R+1 वाला, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये सीधा सा फंडा है कि आपको कौन सा लेना है, जो उस वक्त सबसे मोस्ट एक्यूरेट आपके पास हो, लेटेस्ट वैल्यू जो आपके पास हो उसको ही लेनी है, ठीक है। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि आएगा ये 0.972 एट द एंगल ऑफ -5.6 डिग्री, ये आएगा V31 आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक। लेकिन अब हम V31 को भी एक्सेलरेट कर देंगे, किसके पहले, V2 2 को निकालने के पहले। अब हम V31 को भी एक्सेलरेट करेंगे, ये एक्सेलरेटर वैल्यू नहीं कह रहेगी, ये तो नॉर्मल वैल्यू है। हमने V2 एक्सेलरेटर को भले ही यूज किया है, लेकिन ये नहीं कहलाएगी। एक्सेलरेट कब होगी, जब हम अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, तब V31 और ये एक्सेलरेटेड क्या आ जाएगा V3 0 प्लस V3 1 माइनस V3 0 वाली वैल्यू, ठीक है, और ये अल्फा एक्सेलरेशन फैक्टर, ठीक। मीन समझ आया। पहले हमने सबसे पहले हमने V2 1 को कैलकुलेट किया, फिर उसको एक्सेलरेट किया, फिर V3 1 को कैलकुलेट किया, फिर उसको एक्सेलरेट कर दिया। अब V3 1 को एक्सेलरेट करने के बाद क्या आएगा, V3 0 की वैल्यू क्या है हमारी पास, 1 एट द एंगल ऑफ 0, 1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या है 1.6 अपॉन ये ब्रैकेट
V31 की वैल्यू क्या है, अभी हमने यहाँ पे निकाला है एक्सेलरेटेड के बाद, क्या है ये 0.972 एट द एंगल ऑफ -5.7 डिग्री, जो हमारी इस समय निकाला हमने प्रीवियस वैल्यू V31 -1 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेटेड वैल्यू तो आएगा ये हमारे पास 0.959 एट द एंगल ऑफ -9.84 डिग्री। ये हमारी आ गई V3 की एक्सेलरेटेड वैल्यू, कौन से आइट्रेशन पे, फर्स्ट आइट्रेशन पे। ठीक, फर्स्ट आइट्रेशन पे हमें मिली है V3 की एक्सेलरेटेड वैल्यू। मतलब अब इस बात को आप समझिए, एक पूरा एक थ्रू आउट द लाइन। पहले अगर एक्सेलरेशन को भूल जाइए तो PQ बस की एक बस पे हमने वोल्टेज लिया, फर्स्ट आइट्रेशन पे वोल्टेज निकाला, उस वक्त जो इनिशियल केस वाली कंडीशन थी उसमें क्या था, जो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यूज थी हमारे पास उनको लिया। अच्छा, इसी के बाद हमने दूसरी बस के लिए फर्स्ट आइट्रेशन निकाला और उसमें जो पहली बस थी मतलब पहले हमने दूसरी बस के लिए बस नंबर सेकंड के लिए 2 के लिए पहले हमने V21 निकाला, फिर V31 निकाला, लेकिन जो V31 वाले में V21 का टर्म आ रहा था तो हम वहाँ V21 पे V2 वाला जो टर्म आ रहा था वहाँ पे हमने मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ली, कौन सी ली, V21 वाली ली, कौन सी, V21 वाली, जो हमने पहले फर्स्ट आइट्रेशन के बाद मिली थी। फिर हमने V22 फिर हमने निकाला, सेकेंड आइट्रेशन के बाद V22 निकाला, वहाँ पे जो V3 की वैल्यू रखनी थी वो कौन सी रखी, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज उस टाइम पे कौन सी थी, जो भी थी वो हमने रखी। ठीक, फिर आया नया कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन फैक्टर का, अल्फा इज इक्वल टू 1.6, इसका फैक्ट आया। इसमें क्या किया हमने वही किया कि पहले बस नंबर 2 का वोल्टेज निकाला फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, फिर उसको एक्सेलरेट किया, फिर उस एक्सेलरेशन वैल्यू से हमने फर्स्ट आइट्रेशन ऑफ बस नंबर 3 का वोल्टेज निकाला, फिर उस जो बस 3 का वोल्टेज आया फर्स्ट आइट्रेशन के बाद उसको एक्सेलरेट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा हमें अब सेकंड आइट्रेशन करना है तो हम V2 के लिए सेकंड आइट्रेशन करेंगे और जो V3 वाली वैल्यू वहाँ पे रखनी होगी हम एक्सेलरेटेड वैल्यू रखेंगे, ना कि इसको रखेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको जनरलाइज लिखते हैं, अगर हम इसको जनरल एक इक्वेशन लिखते हैं एक्सेलरेशन के लिए तो क्या लिखा जाएगा, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ये VI R+1 इज इक्वल टू VI R प्लस अल्फा, ये फॉर्मूला बन जाएगा VI R+1, ये हमारी एक्सेलरेटेड रहेगी इसे, ठीक, माइनस VI R। ठीक, ये फर्स्ट आइट्रेशन पे जब हमने V2 वाले लेते फर्स्ट आइट्रेशन पे जब होगा तो ये R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये R इज इक्वल टू 0, यहाँ पे R इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा एक जनरल फार्मूला बन जाता है एक्सेलरेटेड वैल्यू के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम गॉस सीडल मेथड से वोल्टेज और एंगल, वोल्टेज का जो एंगल है, वोल्टेज और डेल्टा को, V और डेल्टा को, मॉड ऑफ V और डेल्टा को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। देखिए अभी जितने ये वैल्यूज आई हैं ये सब कंबाइंड आई हैं, तो अगर ये हमारा मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का और ये हमारा डेल्टा एंगल है, यही तो है ये सारी, ये वोल्टेज, ये मैग्नीट्यूड, ये एंगल, ये मैग्नीट्यूड, ये एंगल, तो हमें वोल्टेज और मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों चीज़ मिल गई। तो हमने ये देखा कि किस तरह से गॉस सीडल मेथड से हम PQ बस के लिए वोल्टेज और एंगल कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे यही गॉस सीडल मेथड कैसे अप्लाई होगा PV बसेस के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।